नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका। सब लोग आ गए हैं। आज हम शुरू कर रहे हैं ग्लाइकोलाइसिस। ठीक है। हमने रेस्पिरेशन के बारे में बात कर ली थी। दो तरह का रेस्पिरेशन हमारा हो गया था, एनाएरोबिक और एरोबिक। अब उसी एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर हम बात करेंगे इसकी ग्लाइकोलाइसिस। ठीक है, एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, एरोबिक रेस्पिरेशन चल रहा है। अब इसके अंदर हम बात करेंगे किसकी, ग्लाइकोलाइसिस। तो हमारा पॉइंट डाल लीजिए आप, क्या, ग्लाइकोलाइसिस। ठीक है। अब देखो ये जो ग्लाइकोलाइसिस होता है ये है क्या। ठीक है, तो ग्लाइकोलाइसिस कहाँ किया जाता है, साइटोप्लाज्म के अंदर किया जाता है। ठीक है, इसमें क्या किया जाएगा, ग्लूकोज को पायरुवेट के अंदर बदला जाएगा। ठीक है, ग्लूकोज को किस में बदला जाएगा, पायरुवेट में। समझ गए। तो ये जो ग्लाइकोलाइसिस है, इस ग्लाइकोलाइसिस को हम एक और नाम देते हैं ईएमपी पाथवे। ईएमपी पाथवे। ठीक है, एम्बडेन मेयरहोफ प्रनाज पाथवे इसका पूरा नाम है। ठीक है, इसका पूरा नाम क्या है, एम्बडेन एम्बडेन मेयरहोफ मेयरहोफ प्रनाज पाथवे। ठीक है, ये देखो एम्बडेन मेयरहोफ जो प्रनाज है, ये तीन साइंटिस्ट है और इन्होंने ही इसको बताया था कि जो ग्लूकोज होता है वो डायरेक्टली ऑक्सीडाइज नहीं होता, पहले वो पायरुवेट के अंदर चेंज होता है और फिर उसका ऑक्सीडेशन आगे चलकर होता है। ठीक है, मतलब जो साइटोप्लाज्म के अंदर होने वाली जो रिएक्शंस होती है उनके बारे में जानकारी दी थी जिसने इन्होंने, इसलिए इस पाथवे को हम बोलते हैं ईएमपी पाथवे भी। ठीक है ना, कौन सा पाथवे बोलते हैं, ईएमपी पाथवे भी इसको बोला जाता है। ठीक है, अब यहाँ होता क्या है, तो यहाँ पर ये 10 एंजाइमेटिक रिएक्शन होती है। 10 एंजाइमेटिक क्या होती है, रिएक्शंस होती हैं साइटोप्लाज्म के अंदर। 10 एंजाइमेटिक रिएक्शन होती है, कहाँ होती है, साइटोप्लाज्म के अंदर, साइटोप्लाज्म। ठीक है, जिसके अंदर जो ग्लूकोज होता है उस ग्लूकोज को पायरुवेट के अंदर बदला जाता है। इसके अंदर बदला जाता है, पायरुवेट के अंदर बदला जाता है। ग्लूकोज को किस में बदलते हैं, पायरुवेट के अंदर बदलते हैं और यहाँ पर एटीपी प्रोड्यूस किया जाता है। प्रोड्यूस एटीपी, एटीपी का प्रोडक्शन किया जाता है। तो ये पहला प्रोसेस होता है। ठीक है, जो किसके अंदर हो रहा है, साइटोप्लाज्म के अंदर हो रहा है और ये किया जाएगा 10 एंजाइमेटिक रिएक्शंस के द्वारा। मतलब यहाँ पर टोटल 10 एंजाइमेटिक रिएक्शंस भाग लेती हैं और उसके थ्रू इसको चलाया जाता है। ठीक है, तो पहले हम इसका डायग्राम देखेंगे, फिर उसके बाद में हम पर्टिकुलर हर जो रिएक्शन जैसे हम पढ़ते हैं हर रिएक्शन का एक्सप्लेनेशन देखेंगे कहाँ पर क्या हो रहा है। ठीक है, सबसे पहले हम इसका चार्ट बनाते हैं। देखो सबसे पहले होगा हमारे पास क्या, ग्लूकोज जो एंटर करेगा किसके अंदर, साइटोप्लाज्म के अंदर। तो मैकेनिज्म पढ़ रहे हैं, ध्यान रखना। ग्लूकोज है आपके पास में, मैकेनिज्म की बात कर रहे हैं, ग्लूकोज है। ठीक है, ये ग्लूकोज जो होगा एक एंजाइम है, हेक्सोकाइनेज एंजाइम। ठीक है, ये ग्लूकोज क्या करेगा, उस हेक्सोकाइनेज एंजाइम के थ्रू अपने अंदर एक एटीपी को जोड़ लेगा। ठीक है, समझ में आ रही बात। मतलब ये जो ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाएगा इसके अंदर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के अंदर। ये सारा प्रोसेस कहाँ होगा, ये सारा प्रोसेस होगा आपके साइटोप्लाज्म के अंदर। ये ग्लूकोज जो है किस में बदलेगा, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में बदलेगा। कैसे बदलेगा कि यहाँ पर जो एटीपी होगा उस एटीपी से एडीपी बनेगा और वो एडीपी क्या होगा, जो ग्लूकोज का 6 नंबर का कार्बन होगा उसके साथ में फॉस्फेट को अटैच कर देगा, इसलिए इसको बोलेंगे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ठीक है, समझ में आ रही है बात। ग्लूकोज में 6 कार्बन होते हैं, 6 नंबर के कार्बन पर ये फॉस्फेट को जोड़ दिया जाएगा। इसको जोड़ने में मदद कौन करेगा, आपकी मदद करेगा हेक्सोकाइनेज एंजाइम। कौन मदद करेगा, हेक्सोकाइनेज एंजाइम। ये हेक्सोकाइनेज जो एंजाइम है ये एटीपी से फॉस्फेट को निकालेगा और ग्लूकोज के साथ में बाइंड करा देगा, जिससे बन जाएगा आपका क्या, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ठीक है, अब यहाँ पर ये
क्योंकि वाटर होता है साइटोप्लाज्म के अंदर, क्या होता है, वाटर होता है। तो वाटर के अंदर ग्लूकोज जो है वो कंप्लीट ग्लूकोज की फॉर्म में नहीं रह पाता है, ठीक है। तो वो कभी ग्लूकोज बनता है, कभी फ्रक्टोज बनता है, कभी ग्लूकोज बनता है, कभी फ्रक्टोज बनता है। तो यहाँ पर इसको बनाने के लिए एक एंजाइम रेस्पॉन्सिबल होता है जिसे बोलते हैं आइसोमरेज, ठीक है। कौन सा एंजाइम, आइसोमरेज एंजाइम, ध्यान रखना। अब आइसोमरेज एंजाइम है तो वो किसके ऊपर काम कर रहा है, वो ग्लूकोज के ऊपर काम कर रहा है। ग्लूकोज कौन सा है, जिसके पास में फॉस्फेट है, तो उस एंजाइम का नाम क्या हो जाएगा, फॉस्फोग्लूको आइसोमरेज, ठीक है। वो क्या करता है, आइसोमराइजेशन कर देता है, ठीक है। कौन सा एंजाइम, फॉस्फो ग्लूको आइसोमरेज, समझ में आ गया, आइसोमरेज। देखो बिल्कुल सिंपल चीज है ना। एंजाइम का नाम क्या है, आइसोमरेज, इतना ही याद रख लो। आइसोमरेज किसके लिए इस्तेमाल हो रहा है, ग्लूकोज के लिए, तो ग्लूकोज कौन सा है, फॉस्फेट वाला, जिसके पास में 6 नंबर के कार्बन पर एक फॉस्फेट है, तो ये क्या बन जाएगा, फॉस्फो ग्लूको आइसोमरेज नाम हो जाएगा इसका, ठीक है। अब ये क्या आइसोमराइजेशन करेगा, ये ग्लूकोज को फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में बदल देगा। ग्लूकोज को किस में बदलेगा, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट के अंदर, तो ये बदल देगा इसको फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में, समझ गए। फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट मतलब ग्लूकोज की जगह फ्रक्टोज बन गया हो, ठीक है। ग्लूकोज की जगह क्या बन गया, फ्रक्टोज बन गया। और ये जो फ्रक्टोज है, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, ये वापस से ग्लूकोज भी बन जाएगा, ठीक है। फिर से एंजाइम इसको बदल देगा किसके अंदर, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट के अंदर। तो मतलब ये प्रोसेस यहाँ पर चलता रहेगा। अब यहाँ देखो, यहाँ पर एक एटीपी का यूज हो रहा है ना, यहाँ पर ये भी हम देखते रहेंगे, 1 एटीपी क्या हो रहा है, यूज हो रहा है। समझ में आ गई बात। तो पहला एटीपी कौन सी अभिक्रिया में यूज हो रहा है, ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनने में एक एटीपी यूज आया है, ठीक है। यहाँ पर हमें एटीपी का भी ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम में पूछे जाते हैं सवाल, छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं जो हमसे पूछ ले जाते हैं कि कितने एटीपी बन रहे हैं, कितने एटीपी इस्तेमाल हो रहे हैं, ठीक है, कितने नेट एटीपी बने हैं, यहाँ पर कितने नेट एटीपी जो है वो प्रोड्यूस हुए हैं, ये सारी चीज़ हमसे पूछी जाती है, ठीक है। तो उन सब चीज़ों का भी हमें यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा। अब देखो, ये जो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट है, ये फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट एक एंजाइम है काइनेज। देखो यहाँ पर क्या है, काइनेज एंजाइम। काइनेज एंजाइम ने क्या किया, फॉस्फेट को एटीपी से निकालकर इसके ऊपर जोड़ दिया, ग्लूकोज के ऊपर। दोबारा से फिर से हम एक और एंजाइम लेंगे काइनेज, वो भी क्या करेगा, एटीपी से फॉस्फेट को निकालेगा और इस फ्रक्टोज के साथ में जोड़ देगा, समझ गए। अब यहाँ पर ये जो है, किसको जोड़ रहा है, वो फॉस्फेट को जोड़ रहा है, और किसके साथ जोड़ रहा है, फ्रक्टोज के साथ, इसलिए उसका नाम क्या हो जाएगा, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट है, यहाँ पर ये हम लिख देते हैं। अच्छा, ये सिंगल टाइप की रिएक्शन है, ठीक है, ये लिखेंगे अपन फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज। काइनेज एंजाइम का काम क्या होगा, एटीपी से फॉस्फेट को निकालकर इसके साथ जोड़ देना, फ्रक्टोज के साथ जोड़ देना, तो ये बन जाएगा आपका क्या, फ्रक्टोज 1,6। अब देखो, एक पहले 6 नंबर पर था फॉस्फेट, अब किस पर आ गया, 1 नंबर पर भी आ गया। पहले 6 नंबर पर था, अब 1 नंबर पर भी आ गया, तो ये बन जाएगा क्या, 1,6 डाई। 2 बार आ गया फॉस्फेट, तो इसको बोलेंगे डाई फॉस्फेट, फ्रक्टोज 1,6 डाई फॉस्फेट, या बाई फॉस्फेट भी लिख सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है ना। फ्रक्टोज 1,6 डाई फॉस्फेट, क्लियर बात, फ्रक्टोज 1,6 डाई फॉस्फेट, ये बन गया आपका। अब यहाँ पर भी क्या हुआ है, यहाँ पर भी एक एटीपी यूज आ रहा है, तो यहाँ पर भी लिखेंगे यहाँ पर 1 एटीपी, 1 एटीपी यूज, 1 एटीपी क्या हुआ है, यूज हुआ है, ठीक है। अच्छा, हमने कहा कि 10 रिएक्शन होती है इसके अंदर, रिएक्शन भी आप गिन सकते हो। अभी तक कितनी रिएक्शन हुई है, पहली रिएक्शन तो ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना, दूसरी रिएक्शन ये फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बना, और तीसरी रिएक्शन आपका फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट बना या डाइफॉस्फेट बना। ये आपकी तीसरी रिएक्शन ऐसे है ना, ऐसे आप गिन भी सकते हो। अब देखो, ये जो फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट होता है, ये 2 भागों में टूट जाता है, ठीक है। ये 6 कार्बन की शर्करा है,
6 कार्बन शुगर है, ये 2 भागों में डिवाइड हो जाता है, मतलब 2 शुगर में डिवाइड हो जाता है एल्डोलेज एंजाइम की उपस्थिति में। कौन सा एंजाइम? एल्डोलेज एंजाइम की उपस्थिति में ये 2 भागों में टूट जाता है, ठीक है। और ये जो रिएक्शन होती है ये भी इरिवर्सिबल रिएक्शन होती है। 2 भाग कौन से बनाता है? ये 2 भागों में ये टूट जाता है, ठीक है। तो 2 भाग कौन से बनाता है? ये बनाता है एक तो डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फोस्फेट, DHAP। इसका पूरा नाम क्या है? डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फोस्फेट, ठीक है। ध्यान से समझते जाना है चीजों को। और एक बनाता है ये मतलब ग्लिसरेल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, इसको ऐसे लिख सकते हो आप, ग्लिसरेल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, 3 फॉस्फेट, ठीक है। ग्लिसरेल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बनाता है, ये लीजिए, थोड़ी इधर सरका सकते हैं अपने हाथ में ही। ग्लिसरेल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, समझ गए? 2 चीजें बना दी, एक तो डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट और दूसरा ग्लिसरेल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में ये टूट गया। किसकी वजह से? किस एंजाइम की वजह से? तो ये एंजाइम है एल्डोलेज एंजाइम, ठीक है। कौन सा एंजाइम है? एल्डोलेज एंजाइम, ठीक है। तो ये क्या करता है? ये एल्डोलेज एंजाइम 2 टाइप की शुगर बनाता है यहाँ पर, 3 की, है ना। एक कीटोन शुगर जो डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट होता है, और एक आपके एल्डो शुगर जो जिसको हम बोलते हैं ग्लिसरेल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, 3 फॉस्फेट, है ना। ये तो होती है कीटोन और ये होती है आपकी की क्या? एल्डिहाइड शुगर, ठीक है। एल्डिहाइड वाली, कीटोन एल्डिहाइड तो जानते होंगे, CHO C डबल बॉन्ड O, जिसमें होता है शुगर के अंदर, कार्बोहाइड्रेट पढ़ा है आपने, ठीक है। अब ये जो ग्लिसरेल्डिहाइड है यहाँ पर सारा खेल इसी से ही होता है। कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं अब जो हमें आगे जो ATP मिलेंगे, आगे जो प्रोसेस होंगे ATP बनाने के, ठीक है, वो सब किसकी वजह से होगा? इस ग्लिसरेल्डिहाइड 3 फॉस्फेट की वजह से होगा। अब यहाँ पर एक चीज और होती है कि ये जो डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट होता है ना, ये रिवर्सिबल होता है। रिवर्सिबल कैसे? मतलब रिवर्सिबल ऐसे मतलब कि ये ग्लिसरेल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में बदल जाता है, और ग्लिसरेल्डिहाइड 3 फॉस्फेट भी डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में बदल सकता है। तो ये कन्वर्जेबल रिएक्शन होती है यहाँ पर, मतलब 2 भागों में स्प्लिट तो हो गया आपका फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट, ठीक है, लेकिन वो टूट गया किसके अंदर? डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट और ग्लिसरेल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, क्योंकि अब यहाँ से हमें सीधी डायरेक्ट एनर्जी मिलेगी, मतलब अब हम इसको आसानी से तोड़ सकते हैं, मतलब ये इस्तेमाल किया जाएगा ऊर्जा के रूप में। अब देखो आप जब बीमार हो जाते हैं, अब बीमार हो जाते हो ना, तो आपको ग्लूकोज चढ़ाया जाता है, ग्लूकोज, ठीक है। तो ग्लूकोज डायरेक्ट ग्लूकोज ना होकर क्या होता है? वो फ्रक्टोज होता है, शुगर, है ना। या फिर जब हम बीमार हो जाते हैं तो हमसे कहा जाता है कि आप फल खाइए, फल, है ना। फ्रक्टोज क्या है? फ्रूट शुगर होती है। तो ग्लूकोज को तोड़ने पर तो ATP की जरूरत पड़ रही है भाई, ये ध्यान रखना आप। ग्लूकोज को तोड़ने पर कितने ATP की जरूरत पड़ रही है? 2 ATP की। अब बीमार आदमी में ताकत कहाँ है? बीमार आदमी में ताकत थोड़ी है, तो वो इसे ATP का इस्तेमाल इसको तोड़ने में करेगा? नहीं करेगा ना। इसलिए उसको डायरेक्ट क्या दिया जाता है? फ्रक्टोज दिया जाता है, सेलाइन के साथ में फ्रक्टोज दिया जाता है। तो ये फ्रक्टोज क्या है? अब आगे एनर्जी की जरूरत है ही नहीं, आगे तोड़ना नहीं, अब तो बनाना है, एनर्जी बनानी है, मतलब अब ग्लिसरेल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से एनर्जी बनती रहेगी। तो जितना ज्यादा फ्रक्टोज होगा बॉडी के अंदर उतनी ज्यादा एनर्जी वो प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देगा, समझ गए। तो इसलिए बीमार आदमी को कहा जाता है फल खाइए, बीमार आदमी को सीधा डायरेक्ट सेलाइन चढ़ाया जाता है, मतलब कि आपका जो फ्रक्टोज होता है D5 नाम की एक वो आती है बोतल, वो चढ़ाई जाती है फ्रक्टोज की, ठीक है। अब बोलते हैं उसको ग्लूकोज की है, लेकिन वो वास्तव में क्या होता है? उसके अंदर फ्रक्टोज फॉस्फेट होता है, जो हमें क्या देता है? एनर्जी देता है, तुरंत इंस्टेंट एनर्जी के लिए वो चाहिए होता है, समझ गए। चलिए, तो ये ग्लिसरेल्डिहाइड 3 फॉस्फेट हमारा बन गया। अभी ग्लिसरेल्डिहाइड 3 फॉस्फेट जो है ये बदलेगा यहाँ पर फॉस्फेट
ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है, मतलब इसके पास में केवल एक ही फॉस्फेट है, ठीक है। अब ये बदलेगा 2 फॉस्फेट में, मतलब एक फॉस्फेट और आएगा यहाँ पर, और वो जो फॉस्फेट आएगा वो कहाँ से आएगा, वो फॉस्फेट आएगा, एक एंजाइम है डिहाइड्रोजिनेज, ठीक है, ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम। इस एंजाइम से आएगा फॉस्फेट, यहाँ पर जो फॉस्फेट आएगा वो किसकी वजह से आएगा, वो आएगा एनएडी की वजह से। एनएडी भी एक करेंसी होती है, एनर्जी करेंसी, ठीक है, लेकिन वो डायरेक्ट यूटिलाइज नहीं होती हमारी बॉडी के अंदर। जैसे एटीपी होता है, ठीक है, ऐसे ही एनएडी भी होता है, एनएडीएच जिसको हम बोलते हैं, ठीक, वो इस्तेमाल होता है, और उसकी वजह से यहाँ पर हो जाता है ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से ये बदल जाता है किसके अंदर, 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरेट के अंदर। ये जो ग्लिसरैल्डिहाइड है, ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, ठीक है, ये बदल जाता है किसके अंदर। अच्छा, ये जो रिएक्शन होती है ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट की, अब जितनी भी रिएक्शन आएगी लास्ट वाली रिएक्शन के अलावा सारी रिवर्सिबल रिएक्शन रहेंगी, ठीक है, मतलब ये कंट्रोल करती रहती है। इस मैकेनिज्म को कंट्रोल करने के लिए इन चीज़ों को क्या किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है, रिएक्शंस को इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, ये ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट जो होगा किसमें बदलेगा, 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरेट के अंदर। इसके अंदर बदलेगा 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरेट के अंदर बदलेगा, ठीक है ना, 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो ये बदला है किसकी वजह से, ये बदला है डिहाइड्रोजिनेज, एक एंजाइम है ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज, जो इसका नाम है उसके पीछे जोड़ देना है अपने को, क्या, डिहाइड्रोजिनेज, ठीक है। तो मैं इसको छोट में लिख देता हूं, ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज, एंजाइम का नाम है ये ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज, डिहाइड्रोजिनेज, ठीक है, ये एंजाइम है। अब डिहाइड्रोजिनेज, तो एंजाइम तो वास्तव में कौन सा है, डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम। ये क्या करता है, ये NAD+ होता है और हाइड्रोजन आयन होते हैं, इनसे ये NADH+H का फॉर्मेशन करता है, ठीक है, जिससे फॉस्फेट का ट्रांसफर हो जाता है और ये बन जाता है 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरेट, ठीक है। अब ये जो 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरेट बना है, ये फिर से फॉस्फेट का इस्तेमाल करता है यहाँ पर, मतलब फिर से क्या होगा, ये फॉस्फेट को त्यागेगा और एडीपी जो होगा वो एक फॉस्फेट से एटीपी बना लेगा, मतलब यहाँ पर अब एटीपी का जनरेशन होगा। तो ये फर्स्ट रिएक्शन होती है एटीपी जनरेशन की, जिससे बनता है 3 फॉस्फोग्लिसरेट। डाई की जगह केवल क्या रह जाएगा, अकेला फॉस्फोग्लिसरेट रह जाएगा। तो इसको थोड़ा ऊपर करते हैं अपन और यहाँ लिखते हैं अपन, यहाँ पर वही रिवर्सिबल रिएक्शन है, ठीक है। तो 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरेट से ये क्या बन जाता है, 3 फॉस्फोग्लिसरेट बन जाता है। समझ में आ रहा है ना, 3 फॉस्फोग्लिसरेट बन जाता है। वन वाला जो फॉस्फेट होता है वो एडीपी के साथ जुड़कर एटीपी बना लेता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ है, एक एटीपी प्रोड्यूस हुआ है, एक एटीपी का जनरेशन हुआ है। तो यहाँ पर हमें मिला एक एटीपी प्रोड्यूस, ठीक है, कितना एटीपी प्रोड्यूस हुआ है, एक एटीपी यहाँ पर प्रोड्यूस हो गया है। और इसके लिए एंजाइम कौन सा, काइनेज एंजाइम, क्योंकि ट्रांसफर करने का, फॉस्फेट को ट्रांसफर करने का काम कौन करता है, इसमें काइनेज ही करता है। कौन करता है, काइनेज एंजाइम। तो यहाँ पर कौन सा, किसको ट्रांसफर कर रहा है, फॉस्फेट को, तो फॉस्फेट, और कहाँ से कर रहा है, ग्लिसरैल्डिहाइड, मतलब ग्लिसरेट से कर रहा है, तो ग्लिसरेट, तो फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज। इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज एंजाइम, ठीक है ना। ये एंजाइम काइनेज ये कराता है एडीपी के ऊपर से, एडीपी के ऊपर इससे एक फॉस्फेट निकालकर किस में जोड़ देता है, एडीपी में जोड़ देता है, और एडीपी तो बदल जाता है एटीपी में, और ये बन जाता है 3 फॉस्फोग्लिसरेट, ठीक है। और ये रिवर्सिबल रिएक्शन होती है, और ये रिएक्शन को चलाने का काम भी कौन करता है, आपका
यही एंजाइम करता है फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज एंजाइम। ठीक है, अब ये 3 फॉस्फोग्लिसरेट बन गया है। ठीक, 3 फॉस्फोग्लिसरेट से अब बनेगा 2 फॉस्फोग्लिसरेट। इसका मतलब क्या है? अभी देखो यहां पर क्या हो रहा है, जो ग्लिसरेट है उस ग्लिसरेट के तीसरे कार्बन पर जुड़ा हुआ है फॉस्फेट। तो ये फॉस्फेट उछलकर यहां से चला जाएगा 2 नंबर के कार्बन पर। कितने नंबर के कार्बन पर? 2 नंबर के कार्बन पर। तो ये 2 नंबर के कार्बन पर जाते ही ये बन जाएगा 2 फॉस्फोग्लिसरेट। सेम समझ में आ रहा है? 3 नंबर के कार्बन पर है, अब ये 2 नंबर के कार्बन पर चला जाएगा और ये कहलाएगा 2 फॉस्फोग्लिसरेट। ठीक है, और ये 2 फॉस्फोग्लिसरेट जो है बनेगा कैसे? ये बनेगा म्यूटेज एंजाइम से। ठीक है, कौन सा? फॉस्फोग्लिसरो म्यूटेज। फॉस्फोग्लिसरो म्यूटेज एंजाइम। उस एंजाइम का नाम क्या हो जाएगा? उस एंजाइम का नाम हो जाएगा फॉस्फोग्लिसरो म्यूटेज। ठीक है, ये म्यूटेज एंजाइम करता क्या है? 3 से उठाकर फॉस्फेट को 2 नंबर के कार्बन पर लगा देता है, तो इसको बोलते हैं 2 फॉस्फोग्लिसरेट। ठीक है, अब यहां पर क्या होगा, ये जो 2 फॉस्फोग्लिसरेट है ये एक एंजाइम है इनोलेज। मतलब इस 2 फॉस्फोग्लिसरेट को ये इनोल फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, और इनोल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए वाटर को ये यहां से निकाल देगा, वाटर यहां से निकल जाएगा और ये बन जाएगा फॉस्फोग्लिसरेट। 2 नंबर पर फॉस्फेट है, उस फॉस्फेट को भी यहां से हटा दिया जाए, फॉस्फेट तो वही रहेगा लेकिन ये क्या बन जाएगा? फॉस्फोग्लिसरेट तो है ही सही है। ठीक है, 2 नंबर पर लगा हुआ है लेकिन अभी ये केवल सिंपल फॉस्फोग्लिसरेट बन जाएगा इनोलेज एंजाइम की उपस्थिति में। और ये इनोलेज एंजाइम करेगा क्या? यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल को रिड्यूस करवा देगा, मतलब हटा देगा यहाँ। तो इस अभिक्रिया में क्या होगा? इस अभिक्रिया में वाटर निकलेगा। ठीक है, और यहाँ पर एक एंजाइम आएगा जिसको बोलेंगे इनोलेज एंजाइम, और ये बनाएगा इसको फॉस्फोग्लिसरेट। क्या बनाएगा इसको? फॉस्फोग्लिसरेट। 2 फॉस्फोग्लिसरेट से ये बदल जाएगा किसके अंदर? फॉस्फोग्लिसरेट के अंदर। ठीक है, फॉस्फोग्लिसरेट के अंदर बदल जाएगा। अब यहां पर ये फॉस्फोग्लिसरेट बदलेगा पायरुवेट के अंदर। लास्ट एंड फाइनल रिएक्शन होती है जिसको हम बोलते हैं फॉस्फोग्लिसरेट, ये बदलेगा किसके अंदर? पायरुवेट के अंदर। तो ये जो फॉस्फोग्लिसरेट है आपका, ये फॉस्फोग्लिसरेट किस में बदल जाएगा? यहाँ पर पायरुवेट के अंदर बदल जाएगा। अब ये पायरुवेट बनाने के लिए यहाँ से इस फॉस्फेट को हटाना पड़ेगा। तो इस फॉस्फेट को हटाने के लिए क्या चाहिए? वही एंजाइम। कौन सा? काइनेज। तो काइनेज एंजाइम किसको बना रहा है? पायरुवेट को बना रहा है, तो इसका नाम हो जाता है पायरुवेट काइनेज। पायरुवेट काइनेज। बस इसमें ये थोड़ा सा अंतर है, बाकी जितने भी एंजाइम हमने देखे ना वो पहले वाले के ऊपर आधारित थे। इसमें जो नाम है वो नीचे वाला जो लास्ट प्रोडक्ट बन रहा है उसके ऊपर आधारित। यहाँ अंतर इतना ही है। तो ये बन जाता है नाम क्या? पायरुवेट काइनेज। और पायरुवेट काइनेज का काम क्या है? फॉस्फेट को ट्रांसफर करना। किसके ऊपर? एडीपी के ऊपर। तो यहाँ पर क्या होगा? जो एडीपी होगा उस एडीपी के ऊपर फॉस्फेट को ट्रांसफर करके क्या बना दिया जाएगा? एटीपी बना दिया जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा पायरुवेट जो है वो हमें मिल जाएगा ग्लाइकोलाइसिस के अंदर। इस तरह से यह अभिक्रिया आपकी पूरी होती है। और ये जो चार्ट हमने बनाया है ये पूरा का पूरा आपको याद करना होता है। कोई इसमें ये नहीं है कि आप इसको कुछ छोड़ दोगे, ऐसा कुछ नहीं है, सब रिएक्शंस इंपॉर्टेंट है। अब अगर हम इसको देखें तो ये ज़्यादा नहीं है, 10 रिएक्शंस है, छोटे छोटे नाम है और बहुत सिंपल सी है रिएक्शन है। यहाँ पर आपके पास में ये इतनी सी देखो आप, ठीक है, दिख रहा है। बस ये इतना सा पोर्शन है रिएक्शंस का जिसमें आपके पास में पायरुवेट बनकर नजर आएगा। ग्लूकोज से पायरुवेट बन जाए, बिल्कुल सिंपल। ठीक है, तो ये है हमारा मुख्य रूप से कहें तो आज का टॉपिक। ठीक है, जिसके अंदर हमने बात कर ली है किसकी? रिएक्शंस की। अब चूंकि इसको आगे बढ़ाए ही हम तो फिर हमें
आधा घंटा और चाहिए, क्लास बड़ी हो जाएगी। अब हम जो भी हमने रिएक्शंस पढ़ी हैं, अभी देखा हमने ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कैसे बन गया, एक एटीपी। अच्छा यहाँ एक चीज़ और देख लो, यहाँ पर भी क्या हो रहा है, एक एटीपी जो है वो हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है ना। यहाँ पर एक एटीपी हमें मिल रहा है, यहाँ पर भी एक एटीपी क्या हो रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। एक एटीपी यहाँ पर प्रोड्यूस हो, तो कितने एटीपी प्रोड्यूस हो गए यहाँ पर, 2 एटीपी प्रोड्यूस हो गए, है ना। कितने एटीपी प्रोड्यूस हुए हैं, 2 एटीपी प्रोड्यूस हुए हैं, और 2 एटीपी काम आए। फिलहाल तो कुछ भी हमें नहीं मिला, कोई एटीपी नहीं मिला, नहीं मिला, लेकिन मिलेगा। मिलेगा कैसे, ये डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट भी तो ग्लिसरॉल्डिहाइड में बदलेगा, जब बदलेगा तो फिर से 2 एटीपी बनेंगे। तो कुल मिलाकर 2 एटीपी हमें मिलते हैं, ठीक है। 4 एटीपी बनते हैं इस प्रोसेस के अंदर, 2 तो इस ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से बनेंगे, और 2 जब ये डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में बदलेगा तब 2 और बनेंगे। तो टोटल कितने एटीपी हो गए, 4 एटीपी हो गए। अब उन 4 में 4 एटीपी मिलेंगे नेट गेन जब ग्लूकोज टूटेगा, और काम कितने आए हैं अपने पास में, 2 एटीपी यूज आए हैं। तो टोटल कुल मिलाकर कितने एटीपी मिलेंगे, 2। तो एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल जब टूटता है तो ग्लाइकोलाइसिस में 4 एटीपी बनते हैं, 2 एटीपी काम आते हैं, नेट गेन 2 एटीपी होता है। मतलब कुल मिलाकर एक ग्लूकोज टूटने पर 2 एटीपी हमें मिल जाते हैं। तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। 53 दुआ हो गया आपका, 106 किलो कैलोरी ऊर्जा आपको मिल जाती है, ठीक है। तो आज के लिए फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में हम डिटेल में चर्चा करेंगे इसकी। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।